स्वागत है आप सभी का ओजांक स्कोर अप में। आप लोगों को पता है कि 7 बजे से हमारी क्लास है, 7:15 तक स्टार्ट हो जाती है, 7:10 तक। और अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और हम जो आज मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, समानुपात और अनुपात। ठीक ना। ये अनुपात और समानुपात, इससे हर साल 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप जब 2019, 2018 का पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें हर पेपर में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इसमें कई पार्ट है। एलिगेशन, मिक्सचर, मतलब ये मिश्रित वाला, ये और जो लाभ एक साथ मिक्स करके आता है कि इतने दिनों के बाद कोई छोड़ दिया कंपनी तो उसे कितना लाभ मिलेगा, लाभ शेयर, ये थोड़ा बाद में बताऊंगा, इसके कल बताऊंगा इससे रिलेटेड। अभी आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो रेशियो का जो एक तरह से उसकी भूमिका बताएंगे, उसके इंट्रोडक्शन को हम बताएंगे कि क्या क्या रेशियो होता है, अनुपात क्या होता है, कैसे ये बदलता है, ये कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। ठीक ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे गए हैं, और बाकी इसका दूसरा या तीसरा टाइप जो होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग जुड़े नहीं हैं। मैं चैट भी ऑन करके रखा हूँ, आप लोग अगर कुछ कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा दरअसल में मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो उसको देखने के चक्कर में आप लोगों का ख्याल नहीं किया, जो साउंड नहीं आ रहा था। तो अभी 3 साढ़े 3 मिनट हो गया, अभी तक कोई जुड़ा नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन से। देखिए ये रेशियो होता क्या है ना। रेशियो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेशियो दो राशियों का अनुपात, दो राशियों का भाग होता है। उनका रिश्ता आपस में, उन दो राशियों में किस तरह का संबंध है, एक राशि दूसरे राशि का कितने गुना है, कितना टाइम्स है, यही रेशियो, इसी को हम कहते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं ए और बी, दो हैं, ठीक ना। दो राशि हैं, दो अलग अलग तरह के। इनके बीच में कुछ संबंध जो होगा कि ये ए जो है वो बी का 4 गुना है, या ए बी का आधा है, या ए बी का 2 गुना है, या बी ए का 1/3 है, या 2 टाइम्स है। इसी को हम रेशियो कहते हैं। इसी को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम रेशियो कहते हैं, उसको अनुपात कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने इसको कहा कि ए बी का दूना या 2 गुना कहते हैं ना, है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए 1 होगा तो बी 2 हो जाएगा, हुआ ना। अगर बी अगर ए 2 हुआ तो बी 4 हो जाएगा, यही तो होगा। यही चीज रेशियो, सेम यही बात आपको बताना मैं चाह रहा था कि रेशियो का मतलब जैसे जैसे एक, उसका एक की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसी अनुपात में, उसी हिसाब से दूसरे, उसी संबंध में दूसरे का भी बढ़ाव होता है, दूसरा भी उसी हिसाब से बढ़ता है, और यही रेशियो कहलाता है। जैसे हमने ए को अगर 1 माना, तो चूंकि हमारे पास यहां लिखा हुआ है कि ए बी का 2 गुना है, जब ए 1 हुआ तो बी 2 गुना इसका 2 हो जाएगा। जब ए को हमने 2 मान लिया तो इसका 2 टाइम बी होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे कुछ भी ले लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि ए 13 है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 26। क्यों? क्योंकि ये इसका 2 गुना है। इसी को हम अनुपात कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम एक साइन देते हैं दोनों राशियों के बीच में। जैसे ये 13 है, इसको हम ये लिखते हैं 13:26। ठीक, इसी को आप कह सकते हैं 13 कम 13, 13 दूना 26, ये 1:2 हो गया। मतलब ये हुआ कि जब भी ए 1 होगा तो बी 2 होगा, ए 4 होगा तो बी 8 होगा। ठीक है, समझ गए। इसी को हम अनुपात कहते हैं। अब इस पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे, अलग अलग राशियां कैसे कैसे हम पता करेंगे, उसका समानुपात क्या होता है, ये हम देखते हैं। अनुपात समझ में आया।
अनुपात समझ में आया? अनुपात का मतलब होता है कि एक राशि दूसरे राशि से उसका क्या संबंध है, एक राशि दूसरे राशि से कितने गुना ज्यादा या कितने गुना कम है, उसी को हम अनुपात कहते हैं। इसमें एक राशि जितनी बढ़ेगी उसके जस्ट उसी अनुपात में दूसरी राशि बढ़ती जाती है। अब हम आते हैं समानुपात की तरफ। अब देखिए समानुपात क्या होता है। समानुपात, मान लेते हैं कि चार राशियां हैं, ठीक ना, ए, बी, सी और डी। ये अनुपात का अनुपात होता है। समानुपात क्या होता है? अनुपात का अनुपात होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ए रेशियो बी, और समानुपात को हम इस साइन से दिखाते हैं, है ना। अगर ए रेशियो बी जिस अनुपात में ये बढ़ रहा होगा, उसी के अनुपात में सी रेशियो डी, पूरा अनुपात ये बढ़ेगा। इसी को हम समानुपात कहते हैं, ये वाला। इसको आप अगर मैथमेटिकल भाषा में कहेंगे तो कह सकते हैं बराबर भी। जैसे मान लेते हैं ये 13/26 है और ये मान लो कि 2 कुछ भी था, ये इस तरह से। तो ये जो है ये इक्वल यहां पर हम लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब आएगा तो आपको दिखेगा कि हम इसको क्या क्यों बताया कि इक्वल के आसपास इसको हम लिखते हैं या इक्वल की तरह इसको हम ट्रीट करते हैं। लेकिन ये असल में होता क्या है, ये अनुपात का अनुपात होता है। इस अनुपात, ये जो अनुपात है इसी की तरह ये अनुपात होगा। जिस तरफ से जैसे ही ये बढ़ेगा वैसे ही ये बढ़ेगा, जैसे ये घटेगा उसी अनुपात में ये घटेगा। उसी को हम समानुपात कहते हैं। और इसको हम ये चार बिंदी के साइज से, चार बिंदी के साइन से हम इसको दिखाते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ हम और भी आगे बढ़ करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ए रेशियो बी है ना, तो इसमें हम ए को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे। ए को हम प्रथम पद कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम पद। और बी को क्या कहते हैं, द्वितीय पद। क्या कहते हैं, ए को प्रथम पद कहते हैं और बी को द्वितीय पद कहते हैं। इसको हम एंटीडेंट, एंटीसीडेंट या कंसिक्वेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहते हैं या कंसिक्वेंट कहते हैं। ठीक। अब ये देखिए कि इस पर कुछ खास तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे किया जाता है। अगर आप रेशियो में कोई चीज घटा रहे हैं, कोई चीज बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। या फिर कोई राशि अगर पता करना हो कि कैसे, अगर मान लो जैसे दे दिया है ए रेशियो एक्स समानुपात एक्स रेशियो डी, ठीक है। अब ये इसमें ये चीज देखिए, ये जो दो चीजें होती हैं, ये दो, इनको हम कहते हैं मध्यानुपात। क्या कहते हैं, मध्यानुपात कहते हैं, ठीक ना। वैसे तो मैं सारे ही क्वेश्चंस के ही फॉर्म में बना करके आपको लेकर के आया हूं, जो कुछ भी मुझे बताना है यहाँ पर आपको। ये क्या होता है, ये मध्यानुपात होता है। तो अगर ये एक पद ये दिया हुआ है, ये पद दिया हुआ है, और मध्यानुपात आपको फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम पता करेंगे, वो देखिए। मैंने आपको बताया इससे पहले कि ये हमारा बीच में बराबर की तरह ट्रीट हो जाता है। तो मान लेते हैं ए हमारा दिया हुआ है 2, ठीक, रेशियो बी हमारा एक्स दिया हुआ है, समानुपात ये भी सी भी एक्स है, समानुपात ये डी दिया हुआ है 4, ठीक। अब हमारा एक्स जो होगा वो यहां से क्या होगा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2/x इक्वल टू x/4। यहां से x का मान निकाल लेंगे, वही मान यहां पर निकलेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4×2=8, x इक्वल टू √8। तो अगर आपको दो राशियां दी, चार राशियां दी हुई, तीन राशियां, जिसमें के ये मध्यानुपात जो है वो आपको पता करना हो, तो आपका दो, जैसे मान लो एक कोई दिया हुआ है,
ठीक है, 2:4 दिया हुआ है और इसको कहा जाए कि इसको समानुपात में करके इसका मध्यानुपात क्या होगा, इसको समानुपात में डिवाइड करिए तो आप इसको 2:x समानुपात x/4 कर लेंगे। यहां ये जो मान आएगा वही आपका मध्यानुपात होता है और उसी को हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि बराबर साइन दे करके x² 8 होगा। अंडर रूट x का जब हम अंडर रूट करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, x हो जाएगा और 8 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 8 हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा थोड़ा सा इसका डिटेल कि अगर मान लेते हैं दो A/B और C/D हो, ये A/B और C/D हो तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं B/A D/C। अगर A/B समानुपात C अनुपाते D है तो इसको लिखा जा सकता है B/A समानुपात D/C। अब कैसे लिख सकते हैं ये देख लीजिए। ये हो जाएगा A/B इक्वल टू C/D, ठीक ना। अब इसी को उल्टा भी करके लिखा जा सकता है B/A इक्वल टू D/C। जब इसको हमने व्युत्क्रम किया तो इसको भी करना पड़ेगा। अब जब ये इस तरह का हो गया और इसे अनुपात समानुपात में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे B/A समानुपात D/C। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आगे हम देखते हैं ये, इसको हम इसी को A/B को A अनुपात B समानुपात C D है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, C ये वाला C/A और D/B लिख सकते हैं, इसको C/A और D/B लिख सकते हैं। इसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक ही होगा। ये मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूला पर काम कर रहा है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूला पर ही काम कर रहा है। कैसे देख लीजिए, जैसे ये है A/B C/D है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाले को लिख सकते हैं, इसको पहले उल्टा आप कर लीजिए B/A इक्वल टू C/D/C लिख सकते हैं। अब ये इधर चला जाएगा तो C/A हो गया ये, ठीक ना, ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये देखो, अब पूरा तुम्हें डिटेल बताना होगा। इसको आप लिख सकते हैं BC इक्वल टू AD, ठीक, यहां C छोड़ा, इसके नीचे A ला दिया और ये B इधर ला दिया तो D/B। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना C/A समानुपाते D/B। समझ में आया, ये कैसे आएगा, मैं आपको अनुपात और समानुपात के कुछ बेसिक टर्म्स बता रहा हूं, वो समझ लीजिए कि अगर A/B C/D है तो इसी चीज को आप व्युत्क्रम में B/A और D/C, याद रखिएगा एक तरफ अगर आप करेंगे तो दूसरे तरफ का भी व्युत्क्रम ही करना होगा। तो हमने व्युत्क्रम कर लिया, B/A D/C कर लिया। वैसे ही ये बताया कि अगर A/B और D/C C/D है तो उसको आप C/A समानुपात D/B ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वहां देख लीजिए। ठीक उसका उल्टा A/C समानुपात B/D भी लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी एक तरफ के राशि में एक पद में प्लस बी किया तो प्लस डी, ये सारा हम कर सकते हैं। जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो आपको मैं समझाता चलूंगा। इतना बहरहाल आपको समझ में आया, ये जो हमने बताया है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको उलटफेर आप करेंगे तो दोनों तरफ को करना होगा। एक तरफ करेंगे आप तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा और वो नहीं हो पाएगा। अब देखिए अगर मान लेते हैं आपके पास दिया हुआ है एक कोई भी यहां पर देखिए क्या है 9:15 समानुपात 45
अनुपाते, यहां पर खाली जगह है और इसको पता करना है कि आपका ये कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए ये हम मान लेते हैं ये है x। आपको मैंने बताया कि ये इक्वल की तरह इसको ट्रीट करना है और ये अपॉन होता है। अगर कोई चीज a रेशियो b है, इसका मतलब हुआ ये a अपॉन b है, ठीक है। b रेशियो a है, इसका मतलब हुआ कि ये b अपॉन a है, ठीक है। अगर b रेशियो a है तो b अपॉन a हुआ, अगर a रेशियो b है तो a अपॉन b हुआ। तो यहां 9 रेशियो 15 का मतलब 9/15 हो गया, समानुपात का मतलब बराबर हो गया 45/x हो गया, ठीक। अब यहां से x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 9x हो गया, और इस 15 का 45 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 गुणते 15, तिर्यक गुणा कर लिया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 गुणते 15/9, ठीक है। 3 3 के 9, 3 5 15, 3 एकम 3, 15 ते 45, x बराबर हो जाएगा 75। समझ में आया आपको कैसे करना है? गुड इवनिंग कीर्ति जी, ये समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है? अगर कोई भी मान, इसमें कोई भी पद नहीं दिया हुआ है तो आपको सीधा सीधा इसको अपॉन में लिख करके जो एक नियम है तिर्यक गुणा करके x का मान निकालने का, उस हिसाब से आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। वैसे ही अब यहां देखिए ये क्या होगा, 45 रेशियो 45 अनुपात, ये आपको पता करना है। 45 अनुपात x समानुपात 3:2 ये दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस सीधा सीधा 45/x कर लीजिए बराबर 3/2 कर लीजिए, यहां से x का मान फाइंड कर लीजिए ये, ठीक ना। तो पता कर सकते हैं, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा इतनी आसानी से। दूसरा यहां देखिए क्या है, यहां x का मान यहां पूछ रहा है, जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह का ये भी है, तो 8/28 हो जाएगा ये, ठीक ना। 8/28 बराबर 27/x हो जाएगा, ठीक है। ये समानुपात है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, अगर कोई पद आपका नहीं दिया हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्या होता है अनुपात और क्या समानुपात, ये तो समझ में आ गया। ये डिटेल इसको हमने बता दिया कि कैसे कैसे ये होता है। जब हम इसको उलट फेर करते हैं तो अगर एक को व्युत्क्रम किया तो दूसरे तरफ को भी व्युत्क्रम करना होगा। अब आते हैं इसके अलग अलग क्वेश्चंस के तरफ कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब यहां देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, यदि a रेशियो b 2:3 है, b रेशियो c 4:5 है, तो a रेशियो c का मान क्या होगा। अब आपका a अनुपात b दिया हुआ है और b अनुपात c दिया हुआ है, ठीक ना। और आपसे पूछ क्या रहा है, a अनुपात c पूछ रहा है, ठीक। आपसे ये भी कहा जा सकता है, इसको थोड़ा सा मतलब फैला करके आपसे क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि दो लोगों के ए एक व्यक्ति है एक व्यक्ति बी है, इनके जो अनुपात है इनके आय का वो 2:3 है, और बी और सी का अनुपात आय का 4:5 है, तो ए और सी के आय का अनुपात आपस में क्या होगा। जब इस तरह के सवाल हो तो आपको ये करना है कि a अपॉन बी और b अपॉन सी से ए सी कैसे बनेगा, देख लीजिए यहां पर। अगर हम इसको लिखें a अपॉन बी, ए रेशियो बी को लिख सकते हैं, b रेशियो सी को हम b अपॉन सी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम गुणा कर दें तो क्या ये b और b कट करके a और c नहीं बच जाएगा, ये a अपॉन सी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आपने यही कर लीजिए, a अनुपात b का मतलब a अपॉन बी, b अनुपात c का मतलब b अपॉन सी। तो आपको क्या करना है कि अब a अपॉन बी का मतलब कितना है, 2/3, 2/3, 2/3 आपने कर लिया, ये गुणते b अपॉन सी कितना है 4/5, ये जो आएगा ये होगा a अनुपात c। समझ में आया कैसे होगा। अगर आपको तीन राशियों का अनुपात दिया हुआ a b और b c का आपस में,
ठीक है, और आपको ए और सी का अनुपात पता करना है, ए और सी का संबंध पता करना है, तो आपको ए अपॉन बी गुणते बी अपॉन सी कर लेंगे, आपका पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि तीनों का आपस में संबंध पूछ दिया जाए। यहां से आपसे एक तो पूछ ले ए और सी दो का, दो दो का दिया हुआ था, दो का पूछ लिया। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, अगर आपसे कह दिया जाए इसमें कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि ए अनुपात बी कितना है, 2:3 है, और बी अनुपात सी कितना है, 4:5 है। आपको ये करना है कि इसका पहले आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, मतलब उल्टा आपको n बना देना है। ये हो जाएगा आपका a रेशियो b रेशियो c। उल्टा n जब बनाएंगे तो आपका a रेशियो b रेशियो c मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, 2 × 8 कर लिया अनुपात 3 × 12 कर लिया अनुपात 3 × 5 = 15 कर लिया। ये आपका हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसा होता है ये? उल्टा बी होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर दो दो का संबंध दिया हुआ है, दो दो का अनुपात दिया हुआ है, और हमें तीनों का अनुपात आपस में पता करना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो हम क्या करेंगे, उल्टा एन बना लेंगे। उल्टा एन का मतलब 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया ये, ठीक ना, फिर ये और फिर ये। तो हमने ये 2 का 4 कर लिया तो ए हो गया, 4 का 3 कर लिया तो 12 बी हो गया, और 3 का 5 कर लिया तो 15 ये बन गया। ठीक, ये याद रखिएगा। जब भी दो दो का संबंध दिया हुआ है, तीसरे का पता करना है, तो उल्टा n मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए क्या दिया हुआ, यहां सेम वही क्वेश्चन आ गया। ये ए बी सी, ए बी दिया हुआ है, देख लीजिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी कितना है, ए अनुपात बी कितना है, 2:5 है, बी अनुपात सी कितना है, 3 और 4 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। आपको क्या करना है, ये किया, ठीक, ऐसे, और इसको ऐसे उल्टा एन बना दिया, आपका ए रेशियो बी रेशियो सी मिल जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 रेशियो 3 × 5 रेशियो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 6, 5 × 3 = 15, 5 × 20। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों कितना होगा। उल्टा एन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आते हैं आगे, इसके आगे बढ़ते हैं। अब 4 का, अच्छा चलिए, अगर उसी में हम आते हैं, इसी वाले क्वेश्चन में, अगर आपसे दे दिया जाए ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी, और आपसे पूछा जाए ए बी सी और डी चारों का, तब आप क्या करेंगे ये बताइए। अगर आपसे दिया गया है ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, और आपसे पूछा जाता है ए बी सी और डी चारों पूछा जाता है, ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी भी दिया हुआ है, और आपसे कहा जाए कि इसका मान बताइए कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, सी रेशियो डी दिया हुआ है। मान लेते हैं ए रेशियो बी दिया है 2:5, ठीक ना, और बी सी दिया हुआ है 3:4, सी डी दिया हुआ है 2:3। आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी चारों का आपस में संबंध क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको भी उल्टा एन ही बनाना है। हमने पहले ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद ये और ये मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा डिजाइन वाला बनेगा ना, ऐसे बनेगा, ये वाला एन बनेगा।
क्योंकि दो नंबर्स हो गया ना, तो इनको मिलाना है आपस में। तो हम क्या करेंगे, 2 3 6 दूना 12 हो गया ये। ए को क्या लिखेंगे, 2 गुणते 3 गुणते 2 लिखेंगे। रेशियो इसको लिखेंगे 5 गुणते 3 गुणते 2 लिखेंगे। फिर रेशियो सी को क्या लिखेंगे, 5 गुणते 4 गुणते 2, 5 गुणते 4 गुणते 2। और डी को क्या लिखेंगे, 5 गुणते 4 गुणते 3। अब ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 दूना 12, 5 3 15 दूना 30, 5 के 20 दूना 40, और ये कितना हो जाएगा, 5 के 20 3 60। ये आपका फाइनल जो है वो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका दो दो का संबंध दिया हुआ है, क्या है, अगर दो दो का संबंध दिया हुआ है और अगर आपको पता करना है 3 का संबंध, तो भी आप उल्टा एन मल्टीप्लाई कर लीजिए। और ए बी बी सी सी डी दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो आप इससे पता कर लीजिए। इसके हम आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को ना, आवाज आ रही है? चलिए आगे हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड, वो तो अभी तक हम आपको इंट्रो दे रहे थे अनुपात और समानुपात का, ये आपका एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंध 9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16 27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लेते हैं कि ये संख्याएं जो है वो 5x है और ये 9x है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया आपने, तो 5x प्लस 9 और 9x प्लस 9। ठीक, तो कितना हो जाता है, उनका अनुपात 16/27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब देखिए यहां पर संख्याओं का अनुपात क्या है, पहले वाले का 5x/9x। ठीक, इसमें कह रहे हैं, मान लेते हैं कि वो संख्या, पहली जो संख्या है वो 5x है और दूसरी संख्या क्या है, 9x। अब आपसे ये कह रहे हैं कि इन संख्याओं में 9 जोड़ देने पर, तो हमने इसमें 9 जोड़ दिया और इसमें भी 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16 27 हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है, 16/27। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके और पक्षांतर करके आप पता कर सकते हैं कि x का मान कितना आया। जब x का मान आ जाएगा तो आपको पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी तो आपको दूसरी संख्या भी उसी तरह से पता कर लेना है। तो आइए इसको हम करते हैं, कितना होगा, 27 गुणते 5, 20 5 100, 7 5 35, 135x प्लस 20 9 180 और 7 9 63, कितना हो जाएगा, 243 बराबर, ये इधर कर लीजिए, 16 9 144x प्लस 16 9 144। ठीक, अब आप इसको 144x 135x एक तरफ कर लीजिए, 135x माइनस 144x बराबर, इधर कर लीजिए 144 माइनस 43, कितना हो जाएगा ये, 135 और 144 9 माइनस 9x बराबर 43 44 माइनस 99 हो जाएगा ये ना, एक 243 है ये, एक एक ज्यादा है ना ये, तो 99 हो गया। x इक्वल टू माइनस 99 बटा माइनस 9, माइनस माइनस खत्म, 9 11 99, x बराबर आ गया 11। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 55, दूसरी संख्या कितनी हो गई, 99। आपका आंसर हो गया 99। समझ में आया? कैसे करेंगे हम, अगर दो संख्याएं दी हुई हैं अनुपात में, तो आपको उन संख्याओं को मान लेना है कि पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 9x है। मान लेते हैं अनुपात दिया होता संख्याओं का 2:3, तो पहली संख्या 2x दूसरी संख्या 3x। ठीक है, जो अनुपात दिया हुआ है उतना x आपकी संख्याएं होंगी। अब आपसे कह रहे हैं कि अगर उन संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए, तो 5x प्लस 9 और 9x प्लस 9, तो उनका जो अनुपात होगा, तो हमने इन संख्याओं को जोड़ करके इनका अनुपात किया दोनों का। जब ये अनुपात किया तो ये 16/27 के बराबर हो गए। यहां से हमने x का मान निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्याओं का अनुपात 3/4, 3:4, 3:4, 3/4 जो भी कह लीजिए। इन संख्याओं का योगफल 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? क्या आप लोग कर सकते हैं इसे? खुद से कर सकते हैं सॉल्व के नहीं कर सकते हैं? कर लेना चाहिए। इतना मतलब जितना मैंने समझाया है उसके ये अंदर ही है, उसी से रिलेटेड है। देख लीजिए, 3 एक्स है मान लेते हैं एक संख्या, दूसरी संख्या 4x है, ठीक। इनका इन संख्याओं का योगफल ये हो गया, ये कितना है? 420। अब तो ये धारा भी बदल गई ना, 420। चलिए, तो ये 420, तो 7x बराबर 420, x बराबर कितना हो गया? 60। अब आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ये वाली होगी, 6 चौका 24, 240। ठीक है, आगे बढ़िए। ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या है? अब ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा हम लेवल आपको ऊपर करते हुए ले जा रहे हैं। आपको बस पता होना चाहिए बेसिक इसका कि हम कैसे करते हैं, ठीक ना। देखिए क्या करना है इसमें आपको, इनके मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है तो यहां से मान लेते हैं ए का जो मासिक वेतन है वो 2x है, बी का मासिक वेतन 3x है और सी का मासिक वेतन 5x है, ठीक। आपसे ये कह रहे हैं यदि सी का मासिक वेतन 5x किसके? ए के मासिक वेतन से 2x से कितना ज्यादा है? 1200 रुपया अधिक है। ये वाला जो है इससे 1200 रुपया अधिक है, तो दोनों को बराबर करेंगे तो हमने कैसे बराबर होगा? या तो इसमें से 1200 माइनस कर लें या इसमें से 1200 प्लस कर लें, तो हमने 1200 प्लस कर लिया, ठीक है। अब ये 5x इधर 2x ले आया तो 5 में से 2 गया 3x बराबर 1200, x बराबर 3 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 400। तो अब यहां से आप बता सकते हैं कि ए का मासिक वेतन 400 दुना 800 रुपया हुआ, बी का मासिक वेतन 1200 रुपया हुआ, सी का मासिक वेतन कितना हुआ? 4×5=20, 2000 हुआ, ठीक। अब आपसे मासिक वेतन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बी का वार्षिक वेतन कितना होगा। तो अगर 1200 रुपया मासिक वेतन है तो वार्षिक वेतन कितना होगा? 1200 गुणते 12, 12 का 12 में मल्टीप्लाई किया 144 और ये डबल जीरो 14,400, 14,400 रुपये होगा मासिक वेतन का, ईयरली वेतन जिस वेतन से वो कमा रहे हैं वो उनका ईयरली जो है वार्षिक वेतन कितना होगा? 14,400 रुपए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस और भी होंगे आपके पास। देखिए क्या है, अब ये देखिए ये मिश्रण का क्वेश्चन है। मैं इसका जो एडवांस लेवल है वो कल आपको बताऊंगा, अभी जो आपको बता रहा हूं वो थोड़ा सा देख लीजिए। 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए? हम मान लेते हैं कि इसमें x लीटर आप पानी मिला देंगे अगर, तो ये 3:2 हो जाएगा। तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि अगर 45 लीटर मिश्रण है तो उसमें दूध कितना है, उसमें पानी कितना है, ठीक ना। तो 4:5 का मतलब ये पूरा कितना है? 4x जो है इसमें क्या है? अब एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जिस क्रम में ये लिखा होता है, ये जिस क्रम में होगा वही क्रम यहां होता है। दूध व पानी का अनुपात है तो दूध जो है वो 4 है, यहां से देख लीजिए, और पानी जो है वो 1 है। पानी व दूध का अनुपात लिखा होता तो पानी 4 हो जाता, दूध 1 हो जाता। ये याद रखिएगा, ठीक ना। जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में उसका हम अनुपात वाला वैल्यू लेते हैं। तो यहां से दूध कितना हुआ? 4x, पानी कितना हुआ? 1x, दोनों मिला के कितना हुए? 5x। और ये जो 5x हैं वो किसके बराबर हैं? टोटल 45 के। तो x बराबर 45/5 9 45 9। अब यहां से आप बता सकते हैं कि दूध कितना है और पानी कितना है। तो दूध कितना हुआ?
दूध हो गया 36, 9 गुणते 4, और पानी कितना हो गया, या तो या तो 45 में से 36 माइनस कर दें तब भी मिल जाएगा, या यहाँ 1x पता है तो 1 गुणते 9 कर लीजिए, 9 लीटर हो गया। तो 9 लीटर पानी हो गया, 36 लीटर दूध हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात जो होगा वो 3:2 हो जाए। तो अब आप क्या करेंगे बताइए। मान लेते हैं कि इसमें हम x लीटर पानी मिला रहे हैं, ठीक। अब x लीटर जब पानी मिलाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। यहां से आपने x का मान निकाल लेना है, बस हो जाएगा, ये खत्म काम। 36/9 प्लस x बराबर ये कितना हो गया, 3/2। कैसे हुआ ये देख लीजिए। दूध तो दूध ही रहेगा, वो तो उतना ही रहेगा ना, वो तो नहीं बदलने वाला है। जितना दूध है उतना दूध रहेगा। पानी वाले में ही तो जो भी मिलाएंगे तो वो पानी में ही तो बढ़ेगा ना, पानी का ही तो औसत पूरे मिश्रण में बढ़ेगा। तो हमने पानी में मिला दिया ये पानी एक्स्ट्रा 9x लीटर। जब x लीटर हमने मिला दिया तो अनुपात हो गया 3:2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 9×3 = 27 प्लस 3x बराबर 72, ठीक ना। तो 3x यहां छोड़ दिया, इधर 27 लाए, 72 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 45। 3x बराबर 45, तो x बराबर 45/3, 15, 45। 15 लीटर जो है वो जब हम पानी मिलाएंगे तो जो मिश्रण है दूध और पानी का मिक्सअप है, मिश्रण है, वो 3:2 में बदल जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार इसको समझिए आप दोबारा। मैंने आपसे यह बताया कि जिस क्रम में अनुपात लिखा हुआ है उसी क्रम में उसकी वो वैल्यू होती है, ठीक ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा दूध है कौन सा पानी है। वैसे भी कितना भी आप दूध मिला लें ऐसा लगता है कि दूध ही ज्यादा, पानी मिला लें दूध ही ज्यादा है, चाहे भले हो या ना हो, ठीक ना। तो यहां देखिए दूध व पानी का अनुपात कितना है, ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बेहतर से समझिए। दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4 और 1 का, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब 45 है, ठीक ना, ये 5, या इसको हम कह लें 4x और 1x, ठीक। तो दूध कितना हुआ, 4x हुआ, और पानी कितना हुआ, 1x हुआ। ये दोनों मिला करके कितना हो गए, 45 हो गए। एक और भी तरीका होता है इसका फाइंड करने का, लेकिन ये बेहतर है, और जितने ज्यादा वेज आप जानेंगे करने के उतने ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो आप जितना जरूरी है उतना समझिए। तो 4x और प्लस 1x ये दोनों जब हमने पानी और दूध को मिलाया तो ये 45 लीटर के बराबर हो गए। तो यहां से अगर हम x का मान पता कर लें, 5x बराबर 45/5, 5×9 = 45, x बराबर 9 पता हो गया। तो यहां से आप दूध और पानी का पता कर लेंगे कितना हुआ। अब आपका जो दूध हो गया वो 9, x बराबर 9 आया तो 9×4 = 36 हो गया, और पानी कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना और हम पानी मिलाएं कि ये 3/2 हो जाए। हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी मिलाएंगे यही तो होगा, 36/9 तो पहले से ही है, और इस 9 में यही तो पानी है ना। दूध और पानी का, दूध और पानी का रेशियो, पानी ये कितना पानी, ये पानी एक्स्ट्रा मिलाने के बाद 3/2 हो जाना है। तो दूध तो उतना ही रहेगा, दूध तो नहीं बदलने वाला है, वो तो 36 रहेगा। पानी हमने बदल दिया, तो 9 था पहले और हमने x और मिला दिया, तो ये अब 3/2 के बराबर हो गया। यहां से x का मान हमने निकाल लिया, और x के मान को जब यहां पर 9 में जोड़ दिया तो हमें पता चल गया कि उसमें हमने कितना पानी मिलाया था, ठीक ना। तो x में यहां से x हमारा कितना आया, 15। तो हमने कितना पानी मिलाया था, 15 लीटर।
जब ये 15 लीटर पानी मिला दिया तो अब देख लीजिए ये हो जाएगा कितना, ये तो 36 ही रहेगा और ये 15 9 24 हो जाएगा ना। अब 24 का कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 दूना 24। तो क्या ये 3:2 नहीं हो गया? हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको दिया है। यहां आपको क्या करना है कि आपको पता कर लेना है, मान लेते हैं कि उनके पास एच मुर्गियां हैं और सी गायें हैं, ठीक। तो क्या कह रहे हैं ये कि यदि सिरों की संख्या 48 है, मतलब ये हुआ कि गाय के भी एक सिर है ना और मुर्गियों के भी एक सिर, तो एच और प्लस सी ये मिला करके कितना हो गया, 48। आगे क्या कह रहे हैं कि पैरों की संख्या 140 है, तो जो मुर्गियां होंगी उनके दो, एक मुर्गी के दो पैर, एक मुर्गी एच है, इसके दो, जितनी पूरी मुर्गियां हैं वो एच, और एक के दो पैर प्लस एक, ये जितने काव हैं वो हर काव के 4 पैर, ये मिला करके 140 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आपसे क्या पूछा है, मुर्गियों की संख्या हेन, तो इसको आप छोड़ के इसको बराबर कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 4h प्लस 4c बराबर 4 चौका 160, 8 चौका 32, 192। माइनस कर दिया आपने, यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, तो 2h -4h में से -2h बचा, ये माइनस और प्लस बराबर कट गया, ये माइनस ज्यादा तो माइनस आ गया, 192 से 40 गया तो कितना आ गया, देख लो यहां से, ये माइनस कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, कितना आएगा बता। अरे यार, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5, ठीक ना, और एक का एक गया, खत्म, 0। ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, -2h बराबर -52, h बराबर -52 बटा -2, ये हो जाएगा 26। आपका हेन ही तो बताना था, मुर्गियों को ही तो बताना था कि मुर्गियां कितनी होंगी, वो 26 होंगी। बस यहां आपको मैं इसीलिए थोड़ा सा स्लो करके इस प्रोसेस को बताया कि यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इन दो समीकरणों को हमें कैसे हल करना है, ठीक ना। तो इन दो समीकरणों को हल करने का तरीका ये है कि आप कोई भी एक पद जो है वो गुणा करके बराबर कर लीजिए। तो हमें एच का मान पता करना था तो हमने सी को बराबर कर लिया। यहाँ नीचे हमारा, ये हमारा 4c था, तो इसको हम किसी तरह से 4c कर लेंगे, तो माइनस करके मल्टीप्लाई खत्म कर लेंगे। तो हमने इसमें भी 4 का सब में गुणा कर दिया ना, पूरे में 4 का गुणा कर दिया, तो ये 4h हो गया, ये 4c हो गया, ये 4 गुणते 48, 192 हो गया। अब यहां से हमने माइनस किया तो माइनस में नीचे का साइन बदल जाता है, बदल दिया हमने, और घटा करके यहां से h का मान निकाल लिया। यही h का मान जो है वो आपका कंप्लीट मुर्गियों की संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबा के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा? ठीक है, तो आपको अभी क्या करना है कि अभी ये पता करना है कि 9:4 में कितना तांबा कितना जिंक होगा, फिर उस हिसाब से अब आगे बढ़ जाइएगा। सेम क्वेश्चन है जो इससे पहले मैंने आपको बताया, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। सर 192 कैसे आया? 48 गुणते 4 कितना होगा, करके बताइए मुझे जल्दी से। 48 गुणते 4 जब आप करेंगे तो कितना आएगा? अब ये आप पूछिए कि गुणते 4 हमने क्यों किया, क्यों 4 से पूरे समीकरण में गुणा मैंने किया, ये बताइए जल्दी बताइए कि हमने 4 से क्यों गुणा किया है पूरे को। फिर से दोबारा से बताऊं क्या, इसे नहीं समझ में आया हो तो? अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया है तो मैं फिर दोबारा बताऊं इसको। चलिए दोबारा देख लीजिए इसे। चलिए यहां से अब एच और सी को छोड़ दीजिए,
मुर्गियों की संख्या मान लेते हैं x है और गायों की संख्या y है। ठीक, आपसे कहा जा रहा है कि यदि सिरों की संख्या 48 है तो भाई एक मुर्गी के भी एक सिर होंगे और गाय के भी एक सिर होंगे। ठीक, तो आपने क्या किया कि x मतलब जितनी गायें हैं, सॉरी जितनी मुर्गियां हैं x मुर्गियां हैं, ठीक ना, और जितनी गायें हैं सबके एक एक सिर हैं, तो इनको आपने प्लस कर लिया। इन दोनों को प्लस करने के बाद टोटल कितनी संख्या आ रही है? 48। ठीक, अब आगे देखिए क्या है कि और पैरों की संख्या 140, तो एक मुर्गी के 2 पैर प्लस और गायों की एक गाय के 4 पैर, तो 4y बराबर कितना? 140। अब यह है कि हमें x का मान निकालना है, तो दो समीकरण के मदद से, हेल्प से हम कैसे x और y का मान निकालते हैं? जब दो हमारे पद दिए हुए हों, दो सदिश राशियां दी हुई हैं और उनका हमें मान निकालना है, सॉरी सदिश मैंने बोल दिया, दो राशियां दी हुई हैं, अलग अलग हैं, और दोनों के हेल्प का, दोनों का अगर मान निकालना हो तो हमें कम से कम दो समीकरण चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये दो समीकरण मौजूद है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। इसका तरीका ये है कि किसी तरह से अगर एक पद को इसमें से हटा दिया जाए तो दूसरे का हम मान निकाल सकते हैं। तो हमें क्यों हम ना एक्स को ही हटा, सॉरी वाई को हटा दें, क्योंकि वाई गायों की संख्या और हमसे मुर्गियों की संख्या पूछा जा रहा है। तो हमने क्या किया कि इस वाले को अगर हम कैसे भी करके 4y ला देंगे, अगर क्या करेंगे, इस वाले को किसी भी तरह से करके अगर ये 4y हो जाए, ये अगर 4y हो जाए तो 4y कैंसल आउट हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें 4 से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर दिया। जब समीकरण के दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई होगा तो समीकरण बैलेंस रहेगा, समीकरण में कोई कमी नहीं आएगी। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 4y हो गया, और जब 48 में 4 का, अब 4 का हम दोनों तरफ इस पक्ष में भी करेंगे और इधर भी करेंगे, ठीक ना। तो जब 48 में 4 का किया तो 40 चौका 160 और 8 चौका 32, 160 और 32 192। अब इसको हमने माइनस करेंगे तभी तो ये माइनस प्लस बराबर कट के खत्म होगा, तो हमने ये माइनस कर लिया, ये खत्म हो जाएगा, ये 2x माइनस 4x माइनस 2x होगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ज्यादा है तो माइनस कर लिया, 192 140 में से घटाएंगे तो 52 हो गया माइनस। अब यहां से x इक्वल टू -52 बटा -2, यह जाएगा आपका 26। तो यही x ही तो हमारी मुर्गियों की संख्या है, तो यहां से हमने मुर्गियों की संख्या बता दी 26। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बाद में एग्जाम हॉल में आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, ये याद रखिए ना। तो अभी आप इसको कंफर्म करके अलग अलग मेथड, अलग अलग क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे आते हैं। यहां देखिए क्या दिया हुआ है कि 9:4 के अनुपात में है, 9:4। आपसे ये कहा जा रहा है कि 24 किलोग्राम तांबा, जब 9 किलोग्राम तांबा है ना, क्या है ये धातु तांबा तथा जिंक, तांबा 9 है, जिंक 4 है, तो जब 9 ग्राम तांबा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ये भी देख लीजिए कि कितना जिंक, तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। मैं आपको एक अलग तरह से, एकदम अलग मेथड, आप इसको समझिएगा, ये बहुत ही एकदम बेसिक मेथड है, और अगर ये याद रहा आपको तो कितने बड़े से बड़े क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं जब जरूरत पड़े आपको। यहां कह रहा है कि जब ये तांबा 9 है, इस रेशियो में जब 9 तांबा है तो कितना है, जिंक 4 है। और अगर हम मान लेते हैं कि तांबा 1 हो गया, कितना हुआ, तांबा 1 हो गया, तो फिर जिंक कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही हम मान लें कि तांबा 24 किलोग्राम हो जाए, 24 किलोग्राम तांबा हो जाए, तो फिर जिंक कितना होगा, 4
बटा 9 गुणते 24। बस यही जो आएगा ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक ना, इसको आप कर लीजिए। 3 3 के 9, 3 8 24, 8 चौका 32 बटा 3, 32 बटा 3 का मतलब 10 सही 2 बटा 3, ये आ गया 10 सही 2 बटा 3 किलोग्राम तांबा पिघलेगा कितने जिंक कितने तांबा के साथ, 24 केजी तांबा के साथ। एक बार से फिर इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए, ये बहुत ही बेसिक मेथड है जो अगर आप जान जाएंगे तो फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी आप कर सकते हैं। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है। आपसे कहा जा रहा है कि तांबा और जस्ता जिंक, तांबा जो है और जिंक 9 4 में है। जब तांबा 9 है तो जिंक कितना हुआ 4। और जब अगर हम मान लें कि तांबा 1 केजी मिलाना होगा, तांबा अगर उस मिश्रण में 1 केजी मिलाना होगा तो जिंक कितना हो जाएगा 4 बटा 9 केजी हो जाएगा, होगा ना। अगर उसी तरह से हम मान लेते हैं कि तांबा हमारा कितना हो गया, तांबा कितना हो गया 24 किलोग्राम जो आपका दिया है यहां पर। अगर तांबा 24 किलोग्राम हो गया तो अब जिंक कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम में इतना हुआ था तो 24 किलोग्राम में मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से। 24 3 3 के 9, 3 8 24, 8 3 चौका 32 बटा 3, 32 बटा 3 का मतलब 10 सही 2 बटा 3। ये कैसे करते हैं आपको बता दिया गया है, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया आपको, ये समझ में आया। को कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ आपको सिंपल समझाया मैंने कि आपका जितना रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो को आप मान लीजिए। ठीक ना, बस उसी हिसाब से आगे करते चले जाइए, आपका आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या है। यदि 4/5 रेशियो 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2 हो ये, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं x का मान के नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। क्या आप x का मान निकाल सकते हैं इसके हेल्प से कि कैसे निकलेगा। सिंपल है, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि अगर a रेशियो b, a अनुपात b समानुपाते c अनुपात d है, इसका मतलब हुआ a/b बराबर c/d। तो यहां भी तो वही बात हुई, 4/5 अपॉन 12/10 बराबर x/6/9/2। वही सेम बात है, बस ये डबल डबल अपॉन है। तो इसका भी आप तरीका समझ लीजिए, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ना, ये हम इसको सिंपल बनाएंगे तो ऊपर उल्टा लिख देते हैं, बस इतना समझिए। अब ये हो जाएगा 4/5 गुणते 10/12 बराबर x/6 हमने लिखा और नीचे वाले को उल्टा कर दिया 2/9 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 दूना 10, 4 तियां 12, तो ये आपका हो गया 2/3 बराबर 2 तियां 6। ठीक ना, तो ये हो जाएगा x/9 तिरिके 27। यहां से आपका होगा 3x बराबर 27 दूना 54, x बराबर 18 तियां 54, x का मान आ जाएगा 18। समझ में आया कैसे करना है। आपको सेम यही चीज लाना है यहां पर, a रेशियो b, a अनुपात b समानुपात c रेशियो d। ठीक है ना, और इसी चीज को आपको अप्लाई करना है। यहां पर आपको परेशानी हो रही होगी कि 4/5 ये वाला, कि 4/5 अपॉन में 12/10,
x बटा 6 अपॉन में 9 बटा 2, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका तरीका एकदम सिंपल है कि आपको सीधा सीधा क्या करना है कि ये वाला जो नीचे वाला पद है इसको ऊपर ले जा करके उलट देना है। क्या करना है? इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 4/5 है, ये गुणते नीचे वाला जब हम ऊपर ले गए तो अपोजिट उल्टा कर दिए, उल्टा करेंगे तो 10/12, बराबर का मतलब बराबर। वैसे ही x/6 हमने लिखा, दिख रहा है आपको? x/6 लिखने के बाद ये जो नीचे वाला है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो उलट देंगे, आपको बताया मैंने, ये उलट दीजिए, 2/9 कर लीजिए। अब तो निकाल सकते हैं ना x का मान। अब सीधा सीधा आपको इसको काट पीट कटम पिटम करके x का मान निकाल लीजिए तो हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 साझेदार हैं ए बी और सी, ठीक ना? ए है एक, बी है और सी है। ये तीनों लोग जो हैं, 3 लोग 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में ₹200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, क्या करना है आपको? सिंपल, कुछ नहीं, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चंस कराए ना, आपको मान लेना है कि ये 4x हैं, ये 5x हैं और ये 6x हैं। ठीक, अब आपका सी वाला क्या है? सी 6x, बी 5x, ए 4x, ठीक ना? अब आपको बताना, ये यहां देखिए, अब दूसरा कंडीशन यहां, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, यही तो आपके लिए क्लू है, यहीं से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सी का हिस्सा कितना है यहां से? 6x। ए की तुलना में ए का हिस्सा कितना है? 4x। और इसके तुलना में ये कितना है? 200 अधिक है। अगर हम बराबर करेंगे, ये 200 अधिक है, तो इसमें से अगर या तो हम -200 कर दें तब ये पलड़ा बराबर होगा दो तराजू का, या फिर इसमें हम +200 कर दें तब तो पलड़ा बराबर होगा। मैं माइनस इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि फिर ये माइनस को उस पर ले जाकर के प्लस करना है। खत्म हो गया।